नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज के बारे में जो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते हैं, सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल। सोचो यार, 19वीं सेंचुरी में यूरोप से एशिया जाने का मतलब था महीनों लंबा सफर, जिसमें जहाज अफ्रीका के नीचे से घूम कर जाते थे। लेकिन फिर सुएज कैनाल बन गया जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से मिलाता है। सुएज कैनाल का सपना तो फ्रेंच डिप्लोमेट फर्डिनेंड डे लेसेप्स ने देखा था। 1859 से 1869 तक इसकी खुदाई चलती रही और आखिरकार 1869 में दुनिया के लिए इसके दरवाजे खुल गए। अब जरा सोचो, पहले जहां जहाजों को यह रास्ता पार करने में 36 घंटे लग जाते थे, आज बस 18 घंटे का सफर रह गया है। सुएज कैनाल की खासियत यह है कि इसने यूरोप और एशिया के बीच की दूरी बहुत कम कर दी है। पैनामा कैनाल की बात करें तो ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। अमेरिकियों ने काफी अध्ययन और निवेश के बाद 1914 में इसे पूरा किया। एक तरह से देखा जाए तो वास्को डी बिल्बोया द्वारा पनामा डमरू मध्य के पार करने के लगभग 400 वर्षों के बाद इस नहर का निर्माण हो पाया। तमाम परिवर्तनों, विवादों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसकी निष्पक्ष स्थिति को बनाए रखने हेतु लगभग 80 किलोमीटर लंबी इस नहर का प्रशासन 31 दिसंबर 1999 को पनामा को सौंप दिया गया। इसकी लंबाई सुएज कैनाल से कम है, लेकिन इसने भी समुद्री यातायात में क्रांति ला दी। दोनों कैनाल्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इन्हें ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कहते हैं। मतलब ये दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों पर बड़ा असर रखते हैं। इस नहर का प्रबंध पहले स्वेज कैनाल कंपनी करती थी, जिसके आधे शेयर फ्रांस के थे और आधे शेयर तुर्की, मिस्र और अन्य अरब देशों के थे। बाद में मिस्र और तुर्की के शेयरों को अंग्रेजों ने खरीद लिया। 1888 में एक अंतरराष्ट्रीय उपसंधि के अनुसार यह नहर युद्ध और शांति दोनों कालों में सब राष्ट्रों के जहाजों के लिए बिना रोक टोक समान रूप से आने जाने के लिए खुली थी। ऐसा समझौता था कि इस नहर पर किसी एक राष्ट्र की सेना नहीं रहेगी, किंतु अंग्रेजों ने 1904 में इसे तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेनाएं बैठा दी और उन्हीं राष्ट्रों के जहाजों के आने जाने की अनुमति दी जाने लगी जो युद्धरत नहीं थे। 1947 में स्वेज कैनाल कंपनी और मिस्र सरकार के बीच यह निश्चय हुआ कि कंपनी के साथ 99 वर्ष का पट्टा रद्द हो जाने पर इसका स्वामित्व मिस्र सरकार के हाथ आ जाएगा। 1951 में मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ा और अंत में 1954 में एक करार हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन की सरकार कुछ शर्तों के साथ नहर से अपनी सेना हटा लेने पर राजी हो गई। पीछे मिस्र ने इस नहर का 1956 में राष्ट्रीयकरण कर इसे अपने पूरे अधिकार में कर लिया। 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के व्यक्त उद्देश्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। नहर का निर्माण तुर्क साम्राज्य के तत्वावधान में सन 1859 से 1869 तक हुआ। नहर आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी। सुएज कैनाल के थ्रू रोज लगभग 50 शिप्स गुजरती है जो दुनिया का तेल, गैस और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर जाती है। स्वेज नहर मार्ग से फारस की खाड़ी के देशों से खनिज तेल, भारत तथा अन्य एशियाई देशों से अभ्रक, लौह अयस्क, मैंगनीज, चाय, कहवा, जूट, रबड़, कपास, ऊन, मसाले, चीनी, चमड़ा, खाले, सागवान की लकड़ी, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प आदि पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका को भेजी जाती है तथा इन देशों से रासायनिक पदार्थ, इस्पात, मशीनों, विजाणु उपकरण, औषधियों, मोटर गाड़ियों, वैज्ञानिक उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। इस कैनाल ने न सिर्फ समय बचाया है बल्कि एनर्जी और फ्यूल कंजम्पशन भी घटा दिया है। हाल ही में चीन की सहायता से निकारागुआ में भी नहर बनाए जाने की योजना है। हालांकि इसके बनाए जाने का पर्यावरणविद काफी विरोध कर रहे हैं और यह भी माना जा रहा है कि इसमें खर्च ज्यादा होगा और लाभ कम। तो ये थी कहानी सुएज और पैनामा कैनाल्स की, जो न सिर्फ इंजीनियरिंग के अजूबे हैं बल्कि ये दुनिया को कैसे कनेक्टेड रखते हैं उसकी भी मिसाल है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते।